पिछले एक वर्षों में बहुत सारी एएमसीज ने बहुत सारे एनएफओ लॉन्च किए, उसमें अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन भी मिले। और इसी क्रम में एडलवेसिस एएमसी जो 10 साल से अधिक पुराना एएमसी है, उन्होंने भी एक एनएफओ लॉन्च किया है। उस एनएफओ का नाम है एडलवेसिस मल्टी कैप फंड। इस फंड पे आगे चर्चा करने के पहले हम बताना चाहेंगे कि आज के दिन में एडलवेसिस एएमसी के पास 50 फंड्स हैं, जिसमें से 22 इक्विटी फंड्स हैं, 22 डेट फंड्स हैं और 6 हाइब्रिड फंड्स हैं। और यदि एनएफओ की बातें करें तो पिछले एक वर्षों में एडलवेसिस एएमसी ने 9 फंड्स को लॉन्च किया हुआ है, मतलब 9 एनएफओ ने लॉन्च किए हुए हैं। और ये एडलवेसिस मल्टी कैप फंड, जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे, ये इनका एक वर्षों में 10वां फंड है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। अब बात करते हैं इसे कुछ फीचर्स की। तो इसमें देखते हैं कि ये ओपन एंडेड इक्विटी फंड है। इनका एनएफओ 4 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हो चुका है और 18/10/2023 को ये क्लोज होगा। इसका एग्जिट लोड यदि रिडेम्पशन के 90 डेज के पहले यदि परचेज के 90 डेज के पहले आप रिडीम करते हैं तो 1% का आपको एग्जिट लोड लगेगा। और यदि आप 90 डेज के बाद, परचेज के 90 डेज के बाद रिडीम करते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। एंट्री लोड इस एएमसी के साथ साथ दूसरे म्यूचुअल फंड में भी एंट्री लोड आज के दिन में ये निल है। और इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25 TRI है। इस एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट लमसम के लिए 5000 रुपये हैं। उसके बाद ₹1 के मल्टीपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप एसआईपी मोड में जाना चाहते हैं तो इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है यदि 100 रुपीज़ है और उसके ऊपर ₹1 के मल्टीपल में जा सकते हैं। और यदि एक बार आपने परचेस कर लिया और इफ़ यू वांट टू द परचेज अगेन, दैट इज एडिशनल परचेज, तो आपको ₹100 कम से कम का एडिशनल परचेज करना होगा। यदि हम बात करें इसके, जैसे हर फंड्स में होता है रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान, जब ARN कोड भरने की बारी आएगी और यदि आप उसमें कुछ मेंशन कर देंगे नंबर किसी एडवाइजर का या किसी डिस्ट्रीब्यूटर का, और प्लान के कॉलम में यदि आप रेगुलर प्लान लिखते हैं तो आपको रेगुलर प्लान ही डिफॉल्ट मिलेगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि आपने कोड नंबर तो लिख दिया यहाँ और प्लान में कुछ नहीं लिखा, इसमें भी आपको रेगुलर प्लान ही मिलेगा। लेकिन यदि इसके अलावा कुछ और इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कोड मेंशन कर दिया और यहाँ लिख दिया डायरेक्ट प्लान, तो आपको रेगुलर प्लान नहीं डायरेक्ट प्लान माना जाएगा। या हो सकता है आपने ना कोड में इंटर किया कुछ, न प्लान में कुछ इंटर किया, तो डिफॉल्ट आपका डायरेक्ट प्लान माना जाएगा। और रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के बारे में यदि आपको जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में विशेष जानकारी चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इनका रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की। ये केफिन टेक्नोलॉजी है, जो पहले हम कार्वी के नाम से जानते थे, अब इसका नाम केफिन टेक्नोलॉजी है। और इसमें यदि यूनिट्स जो होल्ड करना है, 2 तरीका है, केवल इसमें ही नहीं है, और सारे एएमसीज में भी और सारे म्यूचुअल फंड्स में भी हैं। या तो आप डीमेट फॉर्म में, डीमेटलाइज फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के रूप में होल्ड कर सकते हैं। यदि डीमेट फॉर्म में आपको होल्ड करना है तो आपको डीमेट अकाउंट मेंशन करना पड़ेगा व्हाइल यू फिल द एप्लीकेशन फॉर दिस एनएफओ। और हम बात करते हैं इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, ये है कि ये कम से कम 75 to 100% ये इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे। और इनका 75 to 100% इक्विटी जो होगा उसमें से इन्होंने कहा है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में 25% से लेके 50% तक ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि लार्ज कैप में 50% करे, बाकी में मिड कैप और स्मॉल कैप में 25-25 करे, या हो सकता है मिड कैप में 50% करे, बाकी लार्ज कैप और स्मॉल कैप में 25 इच करे। इसी हिसाब से ये डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशन एंड डिसीजन ऑफ द रेस्पेक्टिव फंड मैनेजर। इनके फंड मैनेजर त्रिदीप भट्टाचार्य हैं, को फंड मैनेजर मिस्टर साहिल शाह हैं, और ओवरसीज सिक्योरिटीज के लिए को फंड मैनेजर मिस्टर
अमित बोरा हैं। अब इस फंड पे, इस एनएफओ पे आगे चर्चा करने के पहले मल्टी कैप का एक कंसेप्ट देख लें। 2017 में जब सेबी ने स्कीम से कैटेगराइजेशन किया था तो उसमें एक स्कीम का नाम था मल्टी कैप फंड, और उसमें यह कहा गया था कि इस सेगमेंट में, इस स्कीम में क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 65% इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होगा तो माना जाएगा कि वो मल्टी कैप फंड है, और 35% जो है ये फ्रीडम रहेगा फंड मैनेजर का कि वो डेट में करता है या इक्विटी में ही करता है, और इक्विटी में यदि करता है तो किस सेक्टर में करता है, क्योंकि ये 65% का कोई सेक्टर नहीं था, कोई कैप नहीं था कि स्मॉल कैप में करना है या मिड कैप में करना है या लार्ज कैप में करना है। किसी भी कैप में 65% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होगा तो मल्टी कैप माना जाता था। और जब सेबी ने इस स्कीम को कैटेगराइज किया था तो उनकी जो उम्मीदें थी कि 65% इक्विटी में तो करेंगे और 35% जो रिमेनिंग बचते हैं उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो भी इक्विटी में ही इन्वेस्ट करेंगे, जो उनका इंटेंशन था सेबी का। लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सेबी ने ये देखा कि जो उनका इंटेंशन था, जिस इंटेंशन से मल्टी कैप स्कीम को वो लाए थे, वो पूरा नहीं हो रहा था, और मल्टी कैप जो है ये ऑलमोस्ट जो है ये लार्ज कैप टाइप से हो गया, बिकॉज फंड मैनेजर ने अपना रिस्क के कारण 65% फंड उन्होंने इक्विटी में, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, और 35% उन्होंने डेट में शुरू कर दिया। सो ये मल्टी कैप फंड ऑलमोस्ट ये लार्ज कैप टाइप का फंड हो गया। इसको देखते हुए सेबी ने नवंबर 2020 में इनको डिफाइन किया कि मल्टी कैप फंड, रेस्ट्रिक्शंस लगाया कि मल्टी कैप फंड वो फंड होंगे जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कम से कम 25% ईच में उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी वो फंड माने जाएंगे कि वो मल्टी कैप होंगे। और रिमेनिंग 25% जो है वो उनका फ्रीडम है, आई मीन टू द फंड मैनेजर, कि वो डेट में करते हैं, इक्विटी में करते हैं, या इक्विटी में करते हैं तो किस सेगमेंट में करते हैं। और बाकी जो 65% वाले जो फंड थे जिसमें मिनिमम 65% का रिक्वायरमेंट था, उसके लिए एक नया फंड लॉन्च कर दिया, रीनेम कर दिया, दैट इज कॉल्ड फ्लेक्सी कैप फंड। तो फ्रेंड्स, मेरा ये बताने का पर्पस ये था कि मल्टी कैप फंड से आप कंफ्यूज ना हो, बिकॉज यदि आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि कई सारे मल्टी कैप फंड हैं, जबकि मल्टी कैप फंड ओरिजिनली 8/11/2020 से ही स्टार्ट हुआ था। हालांकि सेबी ने यह भी कहा था कि भाई जो ऑलरेडी मल्टी कैप नेम्ड हैं यदि ये नए नॉर्म्स को फॉलो करते हैं तो वो अपने नाम को मल्टी कैप फंड ही रखें, लेकिन यदि ये फॉलो नहीं कर सकते, नाम को बदल के उसको फ्लेक्सी कैप कर दे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द इन्वेस्टर्स कि जो फंड वो वेबसाइट पे मल्टी कैप दिखते हैं वो मल्टी कैप हैं या फ्लेक्सी कैप हैं। इसलिए फंड को शॉर्टलिस्ट, इस सेगमेंट में फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि उसमें जो कंपोजिशन ऑफ इक्विटी है या कंपोजिशन ऑफ सिक्योरिटीज है वो किस हिसाब से, क्या 65% मिनिमम है या 25% ईच इन लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप है। यदि ये ऐसा है तो वो एक्चुअली दैट इज मल्टी कैप फंड। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये इसी रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उस मल्टी कैप के रेफरेंस में जिसमें कि कम से कम 25% जो है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में होगा। अब इस एनएफओ में पार्टिसिपेट करें या ना करें, ये डिसीजन लेने के पहले 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहला कि ये सेगमेंट, मल्टी कैप सेगमेंट उन लोगों के लिए बेहतर है जो कि हु कैन हैंडल द वोलेटिलिटी दैट कम्स विथ 50% एलोकेशन टू मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स शुड ऑप्ट फॉर मल्टी कैप फंड। इनका कहना है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए मल्टी कैप फंड बेहतर है जो कि बिकॉज 25% ईच में है और बाकी 25% बचते हैं। तो नॉर्मली मल्टी कैप फंड के फंड मैनेजर उसको या तो मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब मिड कैप या स्मॉल कैप का 50% से बढ़ के 50% हो जाता है। तो ये कहते हैं कि ये, और जैसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट 50% हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो फंड वोलेटाइल हो जाएगा। सो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर फंड है जो इस वोलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकें, और यदि वो सोचते हैं कि ये वोलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उनका रिस्क लेने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो उनके लिए बेहतर है कि मल्टी कैप में वो इन्वेस्ट ना करें, वो फ्लेक्सी कैप में जाएं।
दूसरी बात है, ये ध्यान, जैसे मैंने पहले चर्चा की आपको कि मल्टी कैप और फ्लैक्सी कैप के बारे में, तो आज के दिन में 10 साल से पुराने मल्टी कैप के केवल 6 ही फंड हैं और उसमें उनका जो कैटेगरी एवरेज है इट इज 17.9% रिटर्न है। मोर देन 5 ईयर्स 7 फंड हैं और इनका कैटेगरी रिटर्न 18.87% है। मोर देन 3 ईयर्स इट इज 8 फंड्स और इनका कैटेगरी एवरेज 27.49% है। और 1 साल से पुराना कुल 14 फंड है और ये 15वां फंड है जिनका की रिटर्न 23 कैटेगरी रिटर्न 23.30% है। मैंने 2 बातें बताई। सबसे पहला कि आप क्या ये वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, इफ यस देन यू गो फॉर दिस वन, ये डेटा को देखें। और जैसा कि हम देखते हैं कि मोर देन 10 ईयर 17.98% का CAGR है एंड आई थिंक 10 साल से अधिक का CAGR 17.98%, इट्स ए गुड रिटर्न। तो दूसरी बातें, पहला ये देखें, दूसरा ये देखें। तीसरी चीजें जैसे मैं बार बार चर्चा करता हूं कि NFO सस्ता कभी नहीं होता, घोड़े की तुलना गधे से कभी नहीं की जा सकती। NFO में तभी करना चाहिए इन्वेस्ट जबकि उसमें कुछ नया हो, उस फंड में कुछ नया हो। और अब हम देखते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ ये देखें। नंबर 1, क्या आप 50% मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को का जो वोलेटिलिटी है उसको झेल सकते हैं? इफ यस यू गो फॉर द सेकेंड स्टेप कि जो एग्जिस्टिंग फंड हैं, जो ऑलरेडी टेस्टेड फंड हैं, उनका 10 ईयर्स का कैटेगरी एवरेज 17.98% है। चूंकि इसमें 6 फंड हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे तो जो फंड शॉर्ट लिस्ट करेंगे उसमें शायद रिटर्न उसका 17.98% से बेहतर मिले। तो तीसरा, क्या इस NFO में कुछ नया चीज है? तो मुझे लगता है कि यदि आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी आपको लगता है कि आप 50% एलोकेशन टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक का जो वोलेटिलिटी है वो आप झेल सकते हैं, तो आप देखें कि 10 साल से अधिक 17.98% का CAGR और थोड़ा सा यदि मुझे जानकारी है तो हम शायद इससे बेहतर रिटर्न ले सकते हैं। तो इससे लगता है कि इस NFO के बेसिस पे, इस NFO के फीचर्स के बेसिस पे इसमें इंटर करना बेहतर नहीं लग रहा है। हालांकि ये बात भी सच है, ये NFO है, हो सकता है बिकॉज इन्होंने जो बेंचमार्क रखा है वो रखा है निफ्टी 550:25:25, मतलब इनका जो इंटेंशन है फंड मैनेजर का वो 50% नॉर्मल कोर्स में लार्ज कैप में लगाएंगे, 25% मिड कैप में लगाएंगे और 25% स्मॉल कैप में लगाएंगे। जबकि मल्टी कैप का फंड का है 25-25 ईच, मतलब 25% तो सब में लगाएंगे, बाकी 25% पे उनको फ्रीडम है वो मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में लगाएं। लेकिन चूंकि इनका बेंचमार्क 50:25 है, इसका मतलब जो रिमेनिंग 25% होगा इस फंड में वो लार्ज कैप में लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वोलेटिलिटी मल्टी कैप फंड के कंपैरिजन में इसमें कम होगा। तो निश्चित रूप से यदि कम होगा और फ्लैक्सी कैप से थोड़ा सा ऊपर होगा तो शायद हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहें, और यदि इस में इन्वेस्ट करना चाहें तो हो सकता है कि रिटर्न जो भी एवरेज दिख रहा है 17.98%, ये थोड़ा सा कम मिले। निश्चित रूप से रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी थोड़ा सा कम मिलेगा। तो हमें देखना है कि यदि आप रिस्क ले सकते हैं अधिक तो बेहतर है कि ये जो मल्टी कैप स्टॉक्स ये म्यूचुअल फंड से इसमें लगाएं। यदि थोड़ा सा कम रिस्क लेके थोड़ा कम रिटर्न लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस NFO में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्ट करने के पहले हमेशा ये ध्यान रखें कि लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, SIP इन्वेस्टमेंट करें। और निर्णय हमेशा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के रिस्क परसेप्शन पर डिपेंड करता है। तो निर्णय लेने के पहले अपना रिस्क प्रोफाइल, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपकी डेमोग्राफी, ये सारी देख लें, उसके बाद निर्णय लें। हालांकि मुझे लगता है कोई मिड एज के इन्वेस्टर्स यदि हैं तो उनको इस फंड में आगे जाना चाहिए।